रानो चिड़िया, उसकी बेटी, उसका पति और फिर उसकी सास, ये सब परिवार था एक। रानो बहुत ज्यादा बीमार हो जाती है। मम्मा, आप कब ठीक होगी? मम्मा, आप जल्दी से ठीक हो जाइए। मुझे कोई भी अच्छी खिचड़ी बनाकर नहीं देता। गुड़िया बेटी, मैं जब ठीक हो जाऊंगी मैं अपनी बेटी का हर काम कर दूंगी, मेरी छोटी गुड़िया। अरे गुड़िया, अपनी माँ को तंग मत करो, उसको थोड़ा आराम कर लेने दो। पापा, आप मेरी मम्मा की दवाई क्यों नहीं लेकर आते? मेरी मम्मा कब से इतनी ज्यादा बीमार हो गई है। बेटी गुड़िया, दवाइयाँ भी बहुत खाई हैं, अपने पापा को तंग ना करो। अरे तुम्हारी माँ कल मोही है, अरे काली किस्मत वाली है। अरे जब से आई है दिया ही क्या है मेरे बेटे को, कभी दवा लाता है, कभी तुम्हारा दाना लाता है। अगर एक बेटा दे देती तो आज मेरा बेटा कितना पुरसकून होता। अरे किसी दिन आराम करने को मिल जाता मेरे बेटे को। दादी, आप हर समय क्यों कहती हैं कि मेरी मम्मा ने एक बेटी दी है? क्या मैं गंदी हूँ क्या मैं आपको अच्छी नहीं लगती? अरे क्या पूछती हो भाई, अगर तुम्हारी जगह बेटा होता तो कितना काम करता वो अपने बाप के साथ। तू बेटी है, बस सारा दिन भोजन का इंतजार करती रहती है। अरे माँ जी, आप भी बच्चे के साथ बहस करने लग गई। बस छोड़िए, जो मेरी किस्मत में था वो सब मिल गया। अरे पति जी, आप भी यही बातें करने लग गए हो। अगर मैं कल को मर जाऊं तो क्या आप मेरी बेटी को ऐसे ही ताने देते रहोगे? अरे ओ कल मोही, तू मरने वाली होती तो कब की मर गई होती। अब चुप बिगड़ जाओ, मुझे तो नहीं लगता कि तू कभी मरेगी। अरे तू तो हमें मार के ही मरेगी। रानो का पति दाना लेने के लिए चला जाता है। अरे गुड़िया, अपनी माँ का ख्याल रख लेना, मैं जरा अपनी सहेलियों से मिलकर आती हूँ। मम्मा, दादू ऐसे क्यों कहती है कि मैंने पैदा नहीं होना था? बेटी गुड़िया, मेरी आखिरी सांसें चल रही हैं, अपना ख्याल रखना। तुम्हारी दादी तुम्हारा कभी भी ख्याल नहीं रखेगी। नहीं मम्मा, ऐसा नहीं होगा। पापा आपका इलाज करते ही नहीं है। मैं अभी बुलबुल डॉक्टर को बुला कर लाती हूँ। गुड़िया जल्दी से उड़ती है और फिर बुलबुल के पास जाती है। बुलबुल आंटी, मेरी मम्मा बहुत बीमार है, आप जल्दी से चले, मेरी मम्मा का चेकअप करें। बुलबुल डॉक्टर गुड़िया के साथ वहीं पर आ जाती है। अरे बेटा, आपकी मम्मा ज्यादा बीमार नहीं है, बस आपकी मम्मा को अच्छी दवाई नहीं दी गई। मैं अच्छी दवा दे रही हूँ, उससे आपकी मम्मा जल्द ही स्वस्थ हो जाएंगी। इसी तरह कुछ दिन बीत गए और फिर रानो चिड़िया ठीक हो जाती है। मम्मा, आप तो बिल्कुल ठीक हो गई हैं, बहुत अच्छी लग रही हैं। कब से आप बीमार पड़ी हुई थी, बीमार देख देख कर तो मैं भी बीमार हो रही थी। अरे है ना मेरी बेटी गुड़िया, मेरी बेटी गुड़िया ने मेरा अच्छा इलाज किया है। अरे बेटा, मैं नदी पर जा रही हूँ, ऐसा करो तुम भी मेरे पीछे आ जाओ, तुम्हारे साथ कोई जरूरी बात करनी है मैंने। रानो की सास नदी की तरफ जाकर बैठ जाती है और फिर तभी रानो का पति भी वहीं आ जाता है। अरे क्या हुआ माँ, जल्दी में बुलाया आपने? वो सब क्या सोचेंगे कि ये दोनों माँ बेटा वहीं नदी पर जाकर आखिर क्या बातें करते हैं। अरे बेटा, बात तो बहुत ज्यादा अहम थी, करना लाजमी था, मुझसे रहा नहीं गया, इसलिए तो करने आई हूँ। गुड़िया बेटी, आखिर कौन सी बात होगी जो हमसे चोरी करने के लिए जा रहे हैं, वो भी नदी पर? चलो बेटा, हम भी सुनते हैं। मम्मा, अगर पापा ने कुछ कर लिया फिर क्या होगा? ऐसा कुछ नहीं होगा, हम उनको पता नहीं चलने देंगे, मगर उनकी बात हम जरूर सुनेंगे। रानो चिड़िया और गुड़िया वहाँ से चले जाते हैं और फिर झाड़ियों के पीछे छुपकर बैठ जाते हैं। अरे बेटा, सीधी सी बात है, तुम्हारी पत्नी को मैंने जहर ला कर दिया, स्लो पॉइजन था। अरे आहिस्ता आहिस्ता मर जाती। वो है ना तुम्हारी छोटी गुड़िया, वो बुलबुल डॉक्टर को बुलाकर सीधा इलाज करवा दिया। अब वो कल मोही बिल्कुल ठीक हो गई है। अरे माँ जी, अब हो ही क्या सकता है, शादी हो गई है, बच्चा हो गया है, अब तो कुछ नहीं हो सकता, अब तो मुझे इसी के साथ रहना होगा। नहीं, हरगिज नहीं रहने दूंगी तुमको इसके साथ। अरे मेरी आंखों में छुपती है ये, अरे बहुत बुरी लगती है, चुभन रहती है ये जब मेरे सामने बैठी रहे। अरे माँ जी, अब आप चाहती क्या हैं? भाई, मैं जो कल चाहती थी मैं आज भी वही चाहती हूँ कि मैं तुम्हारी शादी अपनी भांजी से करवाना चाहती हूँ।
मेरी भांजी हमारा बहुत ख्याल रखेगी। अच्छा तो ये बात है। चलो बेटा गुड़िया, हम यहाँ से चले जाते हैं। अच्छा है, मेरी बेटी बिना माँ के पलेगी तो फिर पता नहीं कितनी मुसीबतें होंगी। बस चलो, मैं अपनी बेटी का खुद ही ख्याल रख लूंगी। चलो बेटी गुड़िया। रानो चिड़िया गुड़िया को लेकर वो जंगल छोड़कर दूसरे जंगल की तरफ चली जाती है। जंगल के मौसम में अब शिद्दत आ रही थी। आहिस्ता आहिस्ता ठंड बढ़ रही थी और फिर रोजाना तेज ठंडी हवा चला करती थी। रानो चिड़िया अपने घर में अपनी बेटी गुड़िया के साथ बैठी हुई थी। गुड़िया बेटी, अब हमें दूसरे जंगल जाना होगा। इस जंगल में गुड़िया बेटी, अब हमें दूसरे जंगल में जाना होगा। इस जंगल में मौसम की शिद्दत बढ़ रही है। हम दूसरे जंगल जाएंगे, वहाँ पर अपने इग्लो के घर बनाएंगे। मम्मा, क्या इग्लो के घर में सर्दी नहीं लगती? गुड़िया बेटी, बर्फबारी के मौसम में इग्लो के घर बहुत अच्छे रहते हैं। वहाँ पर बहुत मजबूत घर बनते हैं इग्लो के। मम्मा, तो क्या हम दोनों अकेले जाएंगी? नहीं गुड़िया बेटी, मैं जा रही हूँ। दूसरे पक्षी भी हमारे साथ जाएंगे। मैं उनको बता कर आती हूँ। ऐसा कहकर रानो चिड़िया अपने घर से चली जाती है। वो सीधा मिट्ठू तोते के घर जाती है। मिट्ठू भैया, क्या ख्याल है हम दूसरी दिशा में जाते हैं, वहाँ पर वक्त से पहले अपने इग्लो के घर बना लेते हैं। हाँ चिड़िया, मैं भी यही सोच रहा था। पिछली बार हम लेट हो गए थे, जिसके कारण मेरा बच्चा मर गया था। अब हम जल्दी जाएंगे। हाँ तोते भैया, अब हम जल्दी जाकर अपनी इग्लो के घर बना लेंगे और अपनी सर्दियों वाली टोपियाँ और स्वेटर भी ले लेंगे। रानो, मेरे पास इतने पैसे नहीं है। कोई बात नहीं मिट्ठू भैया, मैं ले दूंगी आपको एक टोपी और एक स्वेटर। ऐसा कहकर रानो चिड़िया वहाँ से चली जाती है। वो सीधा कबूतर के घर जाती है। कबूतर भैया, क्या ख्याल है? मौसम की शिद्दत बढ़ रही है। अब हमें दूसरी दिशा में जाना होगा। वहाँ पर अपने मजबूत इग्लो के घर बनाने होंगे। चिड़िया, मैं भी यही सोच रहा था कि इग्लो के घर बना लेने चाहिए। पिछली बार हम लेट हो गए थे, जिसके कारण मेरी माँ मर गई थी। हाँ कबूतर भैया, मुझे अच्छे से याद है, आपकी माँ ठंड से ही मरी थी, मगर अब हम ऐसा कोई भी नुकसान नहीं होने देंगे। हाँ चिड़िया, अब हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, उनकी जान बचाने के लिए हमें कुछ न कुछ वक्त पर ही करना होगा। हाँ कबूतर भैया, तोता भी जाने के तैयार है और आप भी। अब मैं कालू कौवे से पूछ कर आती हूँ। अगर सब राजी है तो हम आज ही चले जाएंगे दूसरी दिशा में। फिर रानो चिड़िया कालू कौवे के पास जाती है। गोरी भी कालू के साथ घर से बाहर आ जाती है। चिड़िया चिड़िया, क्या करने आई हो? गोरी बहन, हम लोग जा रहे हैं जंगल की दूसरी दिशा में। हम वहाँ पर अपने इग्लो के घर बनाएंगे। अच्छा, तो ये इग्लो के घर हर साल नए बनाने पड़ते हैं? अरे मेरी माँ वाले जंगल में तो एक ही इग्लो का घर बनता है। उस इग्लो के घर में एक पक्षी अपना पूरा जीवन गुजारता है। अरे तुम कितने पागल पक्षी हो। अरे नहीं गोरी बहन, एक इग्लो का घर कैसे चल सकता है? अरे अगर बारिश आ जाए तो टपकना शुरू हो जाता है, ज्यादा बर्फ उस पर जम जाए तो फिर उसकी छत गिर जाती है। गोरी चिड़िया ठीक कह रही है। कालू मेरा सुंदर पति, लगाओ एक कान के नीचे। तुम्हें उस चिड़िया की बातों पर ज्यादा विश्वास है, अपनी पत्नी पर नहीं है क्या? गोरी, चिड़िया की बात ठीक है तो फिर ही बोल रहा हूँ ना। अच्छा, तो मैं तुम्हारे साथ इग्लो का घर बनवाने नहीं चलूंगी। चलना हो तो तुम खुद ही चले जाना। गोरी, मैंने इग्लो का घर एक पिछले साल बनाया था, क्यों ना हम उसी घर में रह लेंगे। एक साल और तो चल जाएगा ना। कालू भैया, इस तरह का रिस्क मत लीजिए। अगर जान का नुकसान हो जाए तो फिर अच्छा नहीं रहता। जैसे पिछली बार कबूतर की माँ मर गई थी और मिट्ठू तोते का बच्चा मर गया था। अच्छा छोटी चिड़िया, तो कहना क्या चाहती है कि इससे मेरा बेटा जग्गू मर जाएगा? गंदी जुबान, निकल यहाँ से, वरना दूंगी तुझे भी एक मैं। रानो चिड़िया वहाँ से चली जाती है। शाम होने से पहले पहले वो सभी पक्षी जंगल की दूसरी दिशा में चले जाते हैं। उड़ते उड़ते वो वहाँ पर पहुँच जाते हैं। वहाँ पर बर्फ काफी ज्यादा थी, तो फिर सभी पक्षियों ने अपनी अपनी टोपी और अपना अपना स्वेटर पहन लिया था। क्या ख्याल है कालू भैया, घर बनाना शुरू कर दी क्या? नहीं नहीं चिड़िया, हमारा पुराना इग्लो वाला घर ठीक है, उसकी मरम्मत करने की थोड़ी सी जरूरत है।
अगर वो मरम्मत भी ना करे फिर भी हमारी सर्दियाँ यहाँ पर गुजर जाएंगी। चिड़िया चिड़िया, इन कपड़ों पर अपना वक्त जाया ना करो, चलो हम अपना काम शुरू करते हैं। फिर थोड़े ही समय में वो तीनों अपना अपना इग्लू का घर तैयार कर लेते हैं। मिट्ठू तोता और हरियाली तोती अपने नए इग्लू के घर में बैठे हुए थे। इसी तरह रानो चिड़िया और उसकी बेटी भी नए घर में बैठी हुई थी। कबूतर अपनी पत्नी के साथ बड़े मजे ले रहा था। सभी की इग्लू में आग भी चल रही थी। कालू और गोरी की एक पुरानी इग्लू थी जिसमें ना घोंसला था ना ही आग जलाने का चूल्हा। फिर रात हो जाती है। रात में बहुत ज्यादा बारिश के साथ साथ बर्फबारी भी हो रही थी। गोरी और कालू अपने घर में सोए हुए थे। फिर अचानक उनके घर की छत टपकने लगती है। बर्फ के ओले भी उनके घर में गिरना शुरू हो जाते हैं। कालू कालू उठो, मुझे इतनी ठंड लग रही है। बारिश का सारा पानी हमारी इग्लू में आ रहा है। कालू उठो। गोरी, मैं ना कहता था कि हम अपना घर बना ले। अब देखा तुमने किस तरह इस सर्दी में ठठर रहे हैं हम। कालू, मुझे बहुत ठंड लग रही है। ठंड से मुझे छींकें आ रही हैं। चलो कालू कालू, चलो किसी दूसरे पक्षी के घर चले। फिर गोरी और कालू मिट्ठू तोते की इग्लू के सामने बैठ जाते हैं। तोते, मेरे सुंदर भाई तोते, मेरी बात सुनो। फिर तोता घर के अंदर से बोलता है, क्या है, कौन हो तुम? मैं गोरी और कालू, हमारी इग्लू में पानी आ गया है और साथ में बर्फ भी। हमें अपनी इग्लू में आने दो। मिट्ठू तोता बाहर आता है और उन्हें साफ मना कर देता है। नहीं नहीं, मेरी इग्लू छोटी सी है, जगह नहीं है इग्लू में। तो फिर तुम किसी और की मदद लेने चले जाओ। उस वक्त बना लेते हैं अपना नया घर। अब भूख तो जो आई है तुम्हारे सर पर। कालू, और तो कोई हमारी मदद नहीं करेगा, मगर हाँ, छोटी चिड़िया हमारी मदद जरूर करेगी। चलो हम उसके पास चलते हैं। फिर वो दोनों रानो चिड़िया की इग्लू के सामने आती हैं। चिड़िया चिड़िया, हमारी मदद करो। चिड़िया, हमारी इग्लू में पानी भर गया है। रानो चिड़िया इग्लू से बाहर आती है। क्यों गोरी और कालू, मजा नहीं आया तुमको अपनी पुरानी इग्लू में? मैं ना कहती थी कि इग्लू एक बार ही इस्तेमाल की जाती है। चिड़िया, हमें माफ कर दो और हमें आज रात अपनी इग्लू में रहने दो। सुबह होते ही हम अपना इग्लू वाला पक्का घर बना लेंगे। ठीक है गोरी बहन, आप आ जाइए। रानो चिड़िया उनको अपने घर में ले जाती है। इस तरह गोरी को अपनी पुरानी मिसालें जो उसने दी थी, उसको बहुत शर्मिंदगी हो रही थी। रानो चिड़िया की शादी हुई पूरे 2 बरस बीत गए थे, मगर अभी तक उनके घर में कोई संतान की खुशी नहीं थी। एक दिन रानो चिड़िया का पति सोनू चिड़ा बहुत परेशान होकर अपनी पत्नी से कहता है, रानो, सब पक्षियों का परिवार है, सब खुशी खुशी अपने बच्चों के साथ रहते हैं, मगर एक हम है, हमारे घोंसले में कोई चूं चूं की आवाज नहीं आती। इसमें मेरा क्या दोष है? जब ऊपर वाला चाहेगा वो हमें संतान की खुशी दे देगा। न जाने ऊपर वाला कब चाहेगा। मैं तो थक गया हूँ तुम्हारा यही बात सुनकर कि ऊपर वाला चाहेगा, ऊपर वाला चाहेगा। आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? आपने आज से पहले तो ऐसी बातें कभी नहीं की। हाँ, आज मैं गया था बाजार में। कबूतर अपने बच्चों को आइसक्रीम खिला रहा था, मिट्ठू तोता लाल मिर्ची खिला रहा था। अगर मेरे बच्चे होते तो मैं भी मीठा फल खिलाता। ऊपर वाला हमारी जरूर सुनेगा, हम भी तो उसी की पैदावार हैं। वो हमें औलाद की खुशी जरूर देगा। रानो चिड़िया का पति नाराज होकर सो जाता है। उसको सारा का सारा गुस्सा अपनी पत्नी पर था। फिर रात हो जाती है। सुबह होते ही रानो चिड़िया का पति घर से निकल जाता है। ना जाने वो मेरे पे क्यों गुस्सा है। संतान का ना होना या होना, इसमें मेरा क्या दोष है? वो आज नाश्ता करके भी नहीं गए। वो सारा का सारा गुस्सा मुझ पर निकाल रहे हैं। ऐ ऊपर वाले, मेरे घोंसले में भी एक अंडा दे दे। रानो चिड़िया का पति घर से निकलता है और वो दाना लेने के लिए जा रहा था कि रास्ते में उसको गोरी का भी रोक लेती है। सुनो सुनो, मेरी बात सुनो। क्या हुआ? मैं दाना लेने जा रहा हूँ। अगर मैं लेट गया तो दाना सभी पक्षी ले जाएंगे। बस दाना भोजन करते रहना, उस बान चिड़िया को खिलाते ही रहना।
वैसे इस बांझ चिड़िया ने तुझे दिया क्या है? तेरी बीवी बांझ है, बांझ। खबरदार, रानो मेरी मोहब्बत है, मैंने रानो से पसंद की शादी की है, तुम रानो को बांझ नहीं कह सकती। अरे बांझ पता है किसको कहते हैं? बांझ उसे कहते हैं जो अंडा ना देती हो। तुम्हारी पत्नी ने कौन से अंडों की लाइन लगा दी है? देखो, मेरा जग्गू 3 साल का होने वाला है और मैंने कल नया अंडा दे दिया है। मेरे घर में तो सारा दिन मेरे जग्गू की काएं काएं होती है। तुम्हारे घर में तो अरे सन्नाटा है, सन्नाटा। जब ऊपर वाला देखा तो मेरे घर में भी चू चू की आवाज आएगी, मेरे बच्चे भी होंगे, मेरा पूरा खानदान होगा। वैसे सोनू, बुरा मत मनाना, जो चिड़िया बांझ होती है उसके घोंसले में कभी चू चू की आवाज नहीं आती, बल्कि हमेशा वो बुढ़ा बुढ़ी ही सोए रहते हैं। सोनू को गोरी कवि पर बहुत गुस्सा आता है और वो वहाँ से चला जाता है। सोनू जल्दी से दाना ढूंढ लेता है और फिर मीठा फल भी। वो दाना और मीठा फल लेकर आ रहा था कि उसको रास्ते में कबूतर मिल जाता है। कबूतर, मैं बहुत परेशान हूँ, न जाने मेरे घोंसले में कब चों चों की आवाज होगी, न जाने कब मेरे बच्चे होंगे। यार सोनू, तू मान ना मान, तुम्हारी पत्नी बांझ है, बांझ। तुम्हारी और मेरी शादी एक ही दिन हुई थी। देखो, मेरे 2 बच्चे हो गए और तुम्हारी पत्नी ने अभी तक एक अंडा भी नहीं दिया। देखो, मैंने रानो से पसंद की शादी की थी, मेरी मोहब्बत है रानो, मैं रानो को धोखा नहीं दे सकता। देखो, अगर तुम्हारी संतान ना हो सकी तो फिर तुम्हारा नाम लेने वाला कोई नहीं होगा। जब तुम मर जाओगे तुम्हारी नस्ल तुम पर ही आकर खत्म हो जाएगी। यार कबूतर, अब मैं क्या कर सकता हूँ? मुझे शादी करनी है, मुझे अपने बच्चे करवाने हैं, मैं अपनी नस्ल को यहीं पर खत्म नहीं कर सकता। ठीक है, अगर तुम शादी करना चाहते हो तो वो देखो, सामने वाले पेड़ पर 2-3 चिड़िया बैठी हैं, जाकर किसी भी चिड़िया से शादी कर लो तुम। फिर सोनू उस पेड़ पर चला जाता है जहाँ पर 3 चिड़िया बैठी हुई थी। उसको वहाँ पर एक सुंदर चिड़िया पसंद आती है। वो उससे शादी करके शाम में उसे अपने घर साथ ले आता है। सोनू के पास तो भोजन 2 लोगों का था, एक मीठा फल था और कुछ गेहूं की बालियां। वो गेहूं की बालियां खुद खाता है और मीठा फल अपनी नई पत्नी को देता है। रानो चिड़िया के लिए वो कुछ नहीं लाया था। सोनू, ये कौन है? ये किसको लेकर आए हैं? जिसको लेकर आए हैं उसको आप मीठा फल भी खिला रहे हैं। ये मेरी पत्नी है, ये अंडा देगी, इससे मेरी संतान होगी, मेरे घोंसले में चू चू की आवाज आएगी। सोनू, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? आप दूसरी शादी कैसे कर सकते हैं? आप अपनी मोहब्बत यानी मुझे, रानो को कैसे भुला सकते हैं? माफ करना रानो, संतान की खुशी के लिए मोहब्बत की खुशी मुझे कुर्बान करना पड़ी है। अगर हो सके तो तुम कल अपनी माँ वाले जंगल चली जाना, क्योंकि अब इस घर में तुम्हारी कोई जगह नहीं है। रानो चिड़िया सारी रात नहीं सोती। वो इतना रोती है कि वो बेहोश हो जाती है, मगर उसका पति अपनी नई पत्नी के चौंचलों में मगन था। वो उसका जरा बराबर भी ख्याल नहीं करता। सुबह हो जाती है। रानो चिड़िया अपना सामान बांधकर अपनी माँ वाले जंगल चली जाती है। रास्ते में गोरी कवि रोक लेती है। चिड़िया चिड़िया, बांझ चिड़िया, कहाँ जा रही हो? कवि, ये सारी आग तुम्हारी लगाई है। अगर तुम मेरे पति को मुझे बांझ बांझ कहकर ना पुकारती तो फिर वो कभी भी शादी नहीं करता। अच्छा, क्या तुम्हारा पति बिना संतान के मर जाता? ये तो हर पक्षी की इच्छा होती है, उसके बच्चे हो, उसके घोंसले में बच्चों की चोंचो हो। हमारे घोंसले में चूचू की आवाज तो जब ही आती, मगर पहले ही तुम्हारी काई काई ने मेरा घोंसला उजाड़ दिया। ऐसा कहकर रानो चिड़िया वहाँ से चली जाती है। वो अपनी माँ का दरवाजा बजाती है। रानो बेटी, तू कब आई? माँ, मैं अभी आई हूँ। क्या हुआ रानो, रो क्यों रही हो बेटी? माँ, सोनू ने दूसरी शादी कर ली है, उसको संतान की खुशी चाहिए थी, उसने मुझे छोड़ दिया है और मुझे घर से निकाल दिया है। रानो बेटी, ये बातें दिल पर मत लो, ये सभी ऊपर वाले की इच्छा से हो रहा है और तुम इस पर खुश रहो। रानो बहुत ज्यादा उदास थी और वो अपनी माँ के घर रहना शुरू हो जाती है। रानो बेटी, लाजमी तो नहीं है कि तुम्हारे अपने बच्चे हो या तुम्हारा अंडा हो। मेरी बात सुनो, इस दुनिया में कितने अनाथ पक्षी रहते हैं जिनके माता पिता मर गए हैं। अरे तुम उनको भी तो संभाल सकती हो।
माँ, ये बात तो बिल्कुल ठीक है। मैं अनाथ पक्षियों को संभाल सकती हूँ। मुझे ये अनाथ पक्षी मिलेंगे कहाँ? उसकी माँ अपनी बेटी को अनाथ खाने में लेकर जाती है, जहाँ पर बहुत सारे अनाथ पक्षी थे। रानू चिड़िया वहाँ से 2 बच्चे लेती है और अपने घोंसले में आ जाती है। तब से रानू चिड़िया उन 2 बच्चों का ख्याल करने लगी थी। उनको माता पिता दोनों का प्यार देने लगी थी। उधर सोनू की शादी को बहुत अरसा बीत गया था, मगर अभी तक उसकी संतान नहीं हुई थी। सोनू, मैं कल डॉक्टर के पास जाऊंगी। अभी तक अंडा नहीं दिया मैंने। पता नहीं क्या मसला हो रहा है। कोई भी कॉम्प्लिकेशंस होंगी तो डॉक्टर उसका इलाज निकाल लेगा। मेरी तो किस्मत ही फूट गई है। ना जाने क्या हो गया है। मैंने पहली शादी की, ना वहाँ से अंडा हुआ और ना ही यहाँ से अंडा हुआ। सोनू, मैं जाती हूँ डॉक्टर के पास। सोनू की पत्नी बुलबुल डॉक्टर के पास जाती है और बुलबुल डॉक्टर उसका पूरा चेकअप करती है। ना जाने तुम में तो कोई कमी नहीं है, फिर अंडा क्यों नहीं दिया तुमने? तुम्हारा तो सारा सिस्टम बिल्कुल ठीक है। एक काम करो, अपने पति का चेकअप करवाओ मुझसे। मेरे पति को क्या हो सकता है? चलो ठीक है, मैं उसको अभी लेकर आती हूँ। वो सुंदर चिड़िया भागी भागी अपने घर में आती है। पति जी, डॉक्टर आपको बुला रही है। डॉक्टर ने आपका चेकअप करना है। मेरा चेकअप क्यों करना है? ये उल्टा निजाम डॉक्टर ने अलग बना कर रखा हुआ है। अंडा पत्नी ने देना होता है या पति ने देना होता है? फिर वो अपने पति को साथ लेकर डॉक्टर के पास चली जाती है। बुलबुल डॉक्टर सोनू का चेकअप करती है और फिर वो कहती है, मुझे बहुत अफसोस से कहना पड़ रहा है कि कमी तुम चिड़िया में नहीं है, बल्कि तुम्हारे पति में है। तुम्हारे पति के कुछ सिस्टम में खराबी है। तुम्हारे पति का इलाज भी नहीं हो सकता। तुम्हारा पति एक किस्म से बांझ है। ये सब सुनकर सुंदर चिड़िया की तो आही ही निकल जाती है। बहुत बुरा हुआ, मेरे साथ तो बहुत बुरा हुआ। मेरा पति बांझ निकला। अब मैं इस बांझ के साथ नहीं रह सकती। देखो, तुम मुझे नहीं छोड़ सकती। ऐसे कैसे छोड़ सकती हो? तुम्हारे लिए मैंने अपनी मोहब्बत रानो को छोड़ा है। रानो भी चली गई। अब क्या तुम मेरे साथ जीवन नहीं गुजार सकती? नहीं, मुझे भी बच्चे चाहिए। मेरी ममता को सुकून मिले। क्या मेरी ममता यूं ही उम्र भर तड़पती रहे? तुम बांझ हो, मैं तो नहीं हूँ ना बांझ। मैं तो अंडा दे सकती हूँ। ऐसा कहकर सुंदर चिड़िया वहाँ से चली जाती है। रानो का पति अब अकेला बच चुका था। उसका कोई जीवन साथी नहीं था। मैं क्या करूँ? मैंने उस समय रानो को भी घर से निकाल दिया। अब मेरा घर बिल्कुल सोना हो गया। बांझ तो मैं था, मगर मैं बांझ रानो को कहा करता था। मुझे इस बात की अच्छी सजा मिली है। न जाने अब मेरी रानो कहाँ होगी। अगर मैं लेने भी गया तो रानो कभी वापस नहीं आएगी। उधर रानो के बच्चे बड़े हो गए थे और वो उड़ना भी सीख गए थे। रानो ने अपने हालात में खुश रहना सीख लिया था। प्यारे बच्चों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि चाहे जो कुछ भी हो जाए, हमें खुद पर नजर रखनी चाहिए। दूसरों की खामियां और कमी कोताहियां हमें नहीं ढूंढनी चाहिए। रानो चिड़िया अपने दोस्त कालू कौवे के पास आती है। कौवे भैया, इस जंगल में अब हम नहीं रह सकते। इस जंगल में सूखा आने वाला है। सूखे में कोई दाना नहीं मिलता। हमें ये जंगल छोड़ना होगा। चिड़िया, तुमने जब भी ये जंगल छोड़ना हो मुझे बताना, मैं भी तुम्हारे साथ ही चलूँगा। कौवे भैया, क्या आपने भी पूरी तैयारी कर ली है दूसरे जंगल जाने की? हाँ, तुम जाओगी तो तुम्हारे साथ मैं भी जाऊंगा। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। वैसे भी हम दोनों पक्के दोस्त हैं। एक दूसरे के दुख सुख के साथी हैं। एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। ठीक है कौवे भैया, फिर हम कल दूसरे जंगल का सफर शुरू करेंगे। आप तैयार रहना। चिड़िया, बस तुम बेफिक्र होकर मुझे टाइम बता दो कि किस टाइम पर आना है मुझको। कौवे, तुम ऐसा करना कि सुबह ही सुबह अपना दाना भोजन और अपना सामान बांध लेना। मैं आऊंगी, फिर हम चले जाएंगे। अपने दोस्त को सारी बातें समझाकर रानो चिड़िया वापस अपने घोंसले में चली जाती है। इसी तरह शाम हो जाती है। कालू कौवा और रानो चिड़िया अपने अपने घोंसले में सो जाते हैं। फिर अगली सुबह ही सुबह रानो चिड़िया अपनी सामान की पोटली उठाती है और कालू कौवे के घर आती है। कालू कौवा अभी तक सोया हुआ था। कौवे भैया,
कवि भैया उठ जाइए, आपको तो पता है ना कि आज हमने अपना सफर शुरू करना है। सोने दो, थोड़ा सा और नींद लेने दो, मुझे बहुत नींद आ रही है। देखो, अगर तुम सोए रहोगे तो मैं मिठू तोता और कबूतर के साथ चली जाऊंगी, क्योंकि मैंने तो आज जाना ही जाना है। चिड़िया, तू मेरे बिना कैसे जा सकती है? क्या तुम अपने दोस्त को भूल जाओगी? नहीं नहीं कवि, मैं तो तुम्हें नहीं भूली, लेकिन हाँ, जो कल बातें मैंने बताई थी वो तुम जरूर भूल गए हो। कौवा उठ बैठता है। देखो, मैं तैयार हूँ, चलो चलो सफर शुरू करते हैं। नहीं कवि, पहले वार्म अप करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं। अगर इतना लंबा सफर बिना वार्म अप किए करोगी तो तुम्हारे जोड़ों में दर्द हो जाएगा। ना ना चिड़िया, मुझे तो कुछ नहीं होता, मैं नहीं होता वार्म अप। चलो चलो सफर शुरू करते हैं। कवि, तुम्हारे इस गंदे मुंह के साथ क्या तुम अपनी चोंच नहीं धोओगे? फिर कालू कौवा जल्दी से नदी पर जाता है, वहाँ से अपनी चोंच धोता है। वैसे तो यहाँ पर सोने का मन कर रहा है, लेकिन वो छोटी चिड़िया सोने नहीं देगी। चलो, मैं चोंच धोने के बहाने 5-10 मिनट और बैठ जाता हूँ। इस तरह कौवा वहीं बैठता है और अपना टाइम वेस्ट करता है। चोंच धोने के बहाने वो वहीं पर बैठा रहता है। रानो चिड़िया वहीं नदी पर आती है। कवि, तुम अभी तक तैयार नहीं हुए, चलो अब चलते हैं। फिर वो दोनों अपना सफर शुरू करते हैं। वो दोनों थे तो दोस्त, मगर कालू कौवा हमेशा ही रानो चिड़िया को धोखा दिया करता था। वो रास्ते में एक जगह पर रुक जाते हैं। कवि भैया, मैं तो बहुत थक गई हूँ, मुझे प्यास लगी है, मैं पानी पीना चाहती हूँ। ना जाने पानी कहाँ मिलेगा। चिड़िया, यहाँ पर तो कहीं सब्जा नहीं है और ना ही नदी नजर आती है। ना जाने इस जंगल की पक्षी पानी पिए बिना कैसे रह लेते हैं। कभी पक्षी तो वहाँ रहते हैं जहाँ पर पक्षियों को सभी सुख सुविधाएं मिले। पक्षी ऐसी जगह पर नहीं रहते जहाँ पर पानी भी ना हो। लगता है यहाँ पक्षी नहीं रहते। चिड़िया, ऐसा करते हैं, तुम अपना राह लो, मैं अपना राह। इस तरह हमें पानी जल्दी मिल जाएगा। फिर कालू कौवा जंगल की एक दिशा में उड़ जाता है और दूसरी दिशा में रानो चिड़िया उड़ जाती है। कहीं दूर जाकर कालू कौवा अपनी पोटली खोलता है और वो अपनी पोटली के अंदर से कुछ गुलाब जामुन और फिर एक मैंगो जूस निकालता है और वो पीना शुरू कर देता है। मजे मजे से गुलाब जामुन खाकर अपना पेट भर लेता है। उधर रानो चिड़िया बेचारी मारी मारी फिर रही थी। फिर उसको एक जगह पर नारियल का पेड़ दिखता है। रानो चिड़िया नारियल के पेड़ की तरफ चली जाती है। वो वहाँ से 2 नारियल तोड़ती है और वो वापस आ जाती है। कौवा उससे पहले उस जगह पर आया बैठा था। चिड़िया चिड़िया, तुम्हें कुछ मिला खाने को? हाँ कवि भैया, मुझे एक नारियल का पेड़ मिला था, मैं वहाँ से एक नारियल आपके लिए तोड़ लाई हूँ और दूसरा नारियल अपने लिए लाई हूँ। वो दोनों एक पत्थर पर अपना नारियल मारती हैं और फिर मजे मजे से नारियल पानी पीना शुरू कर देते हैं। कौवे ने तो अपने लड्डू और मैंगो जूस अकेले में पिया था, मगर उस छोटी चिड़िया ने उसको अपने साथ का एक नारियल दिया था। वो दोनों अपना सफर फिर से शुरू करते हैं। रास्ते में रानो चिड़िया को भूख लग जाती है। रानो चिड़िया और कौवा एक पेड़ की डाल पर बैठ जाते हैं। कवि भैया, मुझे भूख लग रही है, यहीं से कुछ दाना ढूंढकर खा लेते हैं। कौवा एक दिशा में जाता है तो दूसरी दिशा में रानो चिड़िया उड़ जाती है। रास्ते में रानो चिड़िया को कुछ गेहूं की बालियां मिलती हैं, मगर कालू कौवा पहले की तरह अब भी खाली हाथ लौट आया था। कवि भैया, ये ले गेहूं की बालियां, आधी आप खा ले, आधी मैं खाऊंगी। रानो चिड़िया फिर से अपना भोजन बांट कर खाती है। वो दोनों अपना सफर शुरू करते हैं। शाम होने से पहले पहले वो दोनों दूसरे जंगल में पहुंच जाते हैं। वहाँ पर उनका कोई घोंसला नहीं था। रानो चिड़िया को एक टूटा फूटा घोंसला दिखाई देता है। कवि भैया, आप इस घोंसले में रात गुजार ले, वो सामने देखें, पेड़ की खोखड़ है, मैं वहाँ पर छुप कर बैठ जाऊंगी। ना, अगर रात में बारिश आ जाए मेरा सत्यानाश हो जाएगा, मैं
मैं बैठूंगा पेड़ की खोखड़ में, तू बैठी रहे अपने इस घोंसले में। कालू कौवा झट से उड़ जाता है और वो पेड़ की खोखड़ में बैठ जाता है। रानो चिड़िया उसी टूटे फूटे घोंसले में बैठी हुई थी और वो रात में सो जाती है। आधी रात को बारिश होने लगती है। शदीद बारिश में रानो चिड़िया को नींद नहीं आ रही थी, मगर वो ठंडी हवा में दुबक कर बैठी हुई थी। उधर कालू कौवा मजे की नींद ले रहा था। वो जिस पेड़ की खोखड़ में बैठा था वो पेड़ की खोखड़ तो एक सांप की थी। सांप शदीद बारिश में जग जाता है। कौवे निकल जाओ, ये मेरी जगह है, मेरा घर है। तुम सांप के घर में क्या कर रहे हो? सांप यहाँ पर कहाँ से आ गया? चिड़िया चिड़िया मुझे बचाओ। कौन सी चिड़िया बचाए तुमको? वो वाली चिड़िया जिसको तुम टूटे फूटे घोंसले में छोड़ आए हो। सांप जी मुझे आ छोड़ दो, मैं फिर कभी नहीं पलटूंगा तुम्हारी खोखड़ में। मैं एक मुसाफिर पक्षी हूँ। कौन सा मुसाफिर पक्षी? मैं किसी को नहीं जानता। तुमने मेरी नींद खराब की है, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। वो सांप कालू कौवे को डस लेता है। कालू कौवा सांप के डसने से बहुत रो रहा था। मुझे बचाओ बचाओ, मुझे ऊपर वाले बचाओ। मैंने बहुत गलत किया, अपनी दोस्त चिड़िया की जगह पर कब्जा कर लिया। उधर रानो चिड़िया को शदीद बारिश में बहुत सर्दी लग रही थी। वो फिर उड़ती है और कुछ पीपल के पत्ते इकट्ठे करती है। उन पीपल के पत्तों को अपने ऊपर लेकर बैठी रहती है, अपना छाता बनाए रखती है। उससे रानो चिड़िया खुद को कुछ बारिश से बचा पाती है। फिर सुबह हो जाती है। सुबह ही सुबह जब रानो चिड़िया पेड़ की खोखड़ से कालू कौवे को बुलाने जाती है तो वो क्या देखती है कि कालू कौवे को किसी ने पेड़ की खोखड़ से बाहर फेंक दिया और वो मरा हुआ था। कौवे क्या हुआ तुमको? तुम इस तरह बेहोश क्यों पड़े हो? तुम तो पेड़ की खोखड़ में थे ना। तभी वहाँ पर पेड़ की खोखड़ से सांप बाहर आता है। इसने मेरी नींद खराब की तो मैंने इसको मार दिया। इसने मेरे घर पे कब्जा करना चाहा था। चिड़िया तू भी तो मुसाफिर चिड़िया है, मगर तू बहुत अच्छी है, तू मेरे घर में नहीं आई। ये सांप उल्लू का पट्टा मेरे घर में घुस आया था। मैंने भी इसको ऐसा जहर दिया कि उसी समय ही मर गया। इस तरह कालू कौवे को अपनी खुदगर्जी की सजा मिलती है। टुन्नू चिड़े की पत्नी बहुत बीमार थी। वो अपनी पत्नी के लिए जैसे तैसे करके रोजाना मीठा फल लाया करता था। उसकी एक छोटी सी बेटी भी थी। वो अपनी बेटी और अपनी पत्नी के बारे में बहुत परेशान रहता। देखो मेरे बाद मेरी बेटी का बहुत ख्याल करना। देखो तुम ऐसी क्यों बातें करती हो टुनटुनी? तुम अच्छे से जानती हो कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ और मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। अब जैसे भी करो, मेरे बिना तो तुमको रहना ही पड़ेगा। ये ऊपर वाले का हुक्म है। नहीं, तुम इस तरह हमें छोड़कर नहीं जा सकती। हमारी छोटी सी गुड़िया बेटी है, हमें उसके लिए जीना है, हम दोनों को जीना है। नहीं टुन्नू, मेरा समय आ गया है और मैं जा रही हूँ। मेरे बाद मेरी बेटी का बहुत ख्याल करना, समय पर दाना भोजन देना। ऐसा कहकर टुनटुनी एक लंबा सांस लेती है और उसके बाद वो मर जाती है। टुन्नू चिड़ा अपनी पत्नी की वफात पर बहुत ही ज्यादा गमगीन था। वो दाना भोजन लेने जाता तो उसके घर में उसकी बेटी अकेली होती थी। अपनी बेटी को शिकारी पक्षियों से भी बचाना चाहता था, इसलिए वो दूसरी शादी करता है। वो दूसरी शादी करके अपनी नई बीवी को अपने घर ले आता है। देखो ये मेरा घर है और ये मेरी बेटी है। तुम्हें मेरी बेटी का बहुत ख्याल करना होगा क्योंकि ये मेरी सबसे पसंदीदा पत्नी की बेटी है। मैंने टुनटुनी से लव मैरिज की थी। मैं टुनटुनी से आज भी बहुत प्यार करता हूँ। मैं जानती हूँ आप टुनटुनी से बहुत प्यार करते थे, मगर मैं भी आपको किसी चीज की कमी नहीं होने दूंगी। न प्यार की कमी आपको होगी और न ही आपकी बेटी को होगी। टुन्नू चिड़े की शादी रानो चिड़िया से होती है। रानो चिड़िया एक बहुत ही अच्छी चिड़िया और नेक दिल थी। वो सुबह ही सुबह उठती, अपने पति को नाश्ता देती
और जब उसकी बेटी टुनटुनी उठती उसको भी नाश्ता देती। टुनटुनी बेटा उठ जाओ, सुबह हो गई है। गंदी नौकरानी, तुम नौकरानी हो, मेरी माँ नहीं हो सकती। जो मेरी माँ थी वो तो मर गई है। वैसे मैं सिर्फ अपने पापा की बेटी हूँ। नहीं गुड़िया बेटी, ऐसे नहीं कहते, मैं भी आपकी माँ हूँ। नहीं, तुम मेरी माँ नहीं हो, तुम हमारे घर के काम करती हो, काम वाली मासी हो तुम। ये सारी बातें सुनकर रानू चिड़िया बहुत उदास हो जाती है। ना जाने ये कब समझेगी, मुझे अपनी माँ कब समझेगी। मैं जितनी भी इसकी करती हूँ मगर ये हमेशा ही पानी फेर देती है। ऐसे गुड़िया अपनी सौतेली माँ से लड़ रही थी तो तभी वहाँ पर उसका पिताजी टुन्नू आ जाता है। गुड़िया, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? शर्म आनी चाहिए, तुम अपनी माँ से ऐसे बात करती हो। पापा, ये मेरी मम्मा नहीं है। जो मेरी मम्मा थी वो तो मर गई। मैं टुनटुनी की बेटी हूँ, मैं रानू चिड़िया की बेटी नहीं हूँ। गुड़िया, माफी मांगो अपनी माँ से और ज्यादा जबान दराजी करने की जरूरत नहीं है। छोटी हो छोटी बन के रहो। गंदी चिड़िया, इसने मुझसे मेरा पापा छीन लिया। मेरे पापा ने मुझसे कभी ऐसे बात नहीं की थी जैसे मेरा पापा मुझसे अब बात करता है। ऐसे टुनटुनी रोना शुरू कर देती है। रोते रोते टुनटुनी सो जाती है। रानू, टुनटुनी की वजह से मैं माफी मांगता हूँ, माफ कर दो। वो अभी बच्ची है, वो अभी ये सब नहीं समझती, मगर वो जैसे ही बड़ी होगी वो तुम्हें भी अपनी माँ समझेगी। ना जाने टुन्नू वो कब मुझे अपनी माँ समझेगी। मैंने उसको हमेशा सगी माँ वाला प्यार दिया है मगर उसने हमेशा ही मुझे अपनी सौतेली माँ ही समझा है। वो मुझे नौकरानी से बढ़कर कुछ नहीं समझती। ना जाने कब वो मुझे अपनी सगी माँ समझेगी और मुझे सगी माँ वाली इज्जत देगी। तुम परेशान मत हो, इंशाल्लाह सब बहुत जल्द ठीक हो जाएगा। शाम हो जाती है और वो सभी सो जाते हैं। फिर अगली सुबह गुड़िया अपने स्कूल जाती है। गुड़िया के स्कूल में एक पार्टी थी। तोता टीचर उनको पार्टी की तैयारी करवाता है। सुनो 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 सभी बच्चे सुनो, कल पार्टी है। तुम सब नए कपड़े और नए जूते पहनकर आना। और हाँ, सबके जूते अच्छे होने चाहिए ताकि हम हार ना जाए दूसरी क्लासेस से। छुट्टी हो जाती है तो तभी गुड़िया अपने घर आ जाती है। गुड़िया अपने पापा से कहती है, पापा मेरे स्कूल में फंक्शन है और मुझे नए जूते और नए कपड़े चाहिए। ठीक है गुड़िया बेटी, मैं तुमको सब ला कर दूंगा, मगर हाँ अपनी माँ की इज्जत किया करो, अपनी माँ के साथ प्यार से बात किया करो। पापा आपको कितनी बार बताऊं कि ये मेरी नौकरानी है, मेरी माँ नहीं है। आपने इसको मेरे कामों के लिए रखा है ना। बाकी जो मेरी माँ थी, माँ तो एक ही बार मिलती है ना। जो मेरी माँ थी वो मर गई है। गुड़िया, लाजमी नहीं है कि माँ एक बार मिलती है। जो माँ का प्यार दे वो माँ ही होती है। नहीं करती है ये मुझसे प्यार। और हाँ, आप मुझसे दोबारा इस मनहूस चिड़िया की बात नहीं करेंगे, प्रॉमिस करें मुझसे। टुन्नू गुस्से में घर से चला जाता है। वो एक दुकान पर जाता है जहाँ पर से एक खूबसूरत जूतों का जोड़ा और खूबसूरत सी फ्रॉक लेता है। वो अपनी बेटी गुड़िया की चीजें लेकर घर आ जाता है। नहीं चाहिए, ये जूते बहुत गंदे हैं पापा, ये जूते गंदे हैं, मुझे बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगे। गुड़िया बेटी, इतने अच्छे जूते तो हैं, आपको फिर क्यों नहीं अच्छे लग रहे? मुझे जूते अच्छे लगे या नहीं लगे, पहले ये बताओ तुम मेरे और मेरे पापा की बातों में क्यों बोलती हो? ये मेरे और मेरे पापा का मसला है, तुम्हारा मसला नहीं है। गुड़िया शर्म करो, दिन ब दिन हद से बढ़ती जा रही हो। मैं माँ हूँ तुम्हारी, तमीज से बात किया करो। देखा पापा, ये मुझसे कैसे बात कर रही है, ये हमेशा मुझे ऐसे डांटती है। अगर मेरी असली माँ मर गई है तो इसका क्या मतलब है? मैं इसकी घिसी पीटी बातें सुनती रहूंगी। गुड़िया शर्म करो, तुम हर समय उसको नौकरानी बोलती रहती हो। तो क्या पापा, आपने इसको मेरे कामों के लिए नहीं रखा? मैं घर में अकेली पड़ती थी तो तभी रखा है ना इसको। अगर मेरी माँ जिंदा होती तो आप कभी भी शादी नहीं करते। गुड़िया, मैं अब थप्पड़ मारूंगा तुम्हारे मुंह पर। मारना है ना थप्पड़? बस यही दिन देखना रह गया था, मेरे पापा ने मेरे मुंह पर थप्पड़ मारना है। मारे मारे थप्पड़ भी मार दे आप मुझे। इसके कहने पर आपने जो करना है आप कर ले। गुड़िया, ये जूते और कपड़े संभाल के रखो, कल तुम्हारा फैशन शो है तो उस पर पहन कर जाना। नहीं, मुझे नहीं चाहिए। मुझे जूते और कपड़े ब्रांडेड चाहिए, अच्छे वाले चाहिए। मैं ये वाले जूते नहीं लूंगी। ऐसे गुस्से में गुड़िया घर से निकल जाती है। उसके पापा भी घर से चले जाते हैं। वो उसके लिए दोबारा नए जूते और नए कपड़े लेने चले जाते हैं। उसके पापा जा रहे थे तो रास्ते में एक ऑटो से उनकी टक्कर हो जाती है, जिसके कारण उसके पापा की वहीं पर मौत हो जाती है। मिठू तोता ये हादसा देख रहा था। वो जल्दी से रानू चिड़िया को खबर करने के लिए घर पर आता है। घर पर गुड़िया बैठी
खाना खा रही थी और वो गुड़िया को बताता है, गुड़िया गुड़िया तुम्हारे पापा की मौत हो गई है। वो जा रहा था ना जाने किसी काम से, बहुत जल्दी जल्दी पंख फड़फड़ा रहा था। रास्ते में एक ऑटो से टक्कर हुई है उसकी और उसकी मौत हो गई है। ये सब सुनकर गुड़िया तो फूट फूट कर रोने लगती है। पहले उसकी माँ नहीं थी तो अब उसका बाप चला गया। उसकी तो जैसे दुनिया ही उजड़ गई थी। मम्मा मम्मा जल्दी से आए, मम्मा इधर बात सुने, पापा मर गए हैं, पापा मर गए हैं। मेरे पापा की एक ऑटो से टक्कर हो गई है। तभी वहाँ पर रानू चिड़िया आती है। रानू चिड़िया भी रोने लगती है। गुड़िया तुम बहुत बुरी हो, मैंने कहा भी था वो जूते और कपड़े तुम पहन लो। तुम्हारे पापा बहुत थके हुए थे, तुमने उनको फिर से भेज दिया। ये सब तुम्हारे वजह से हुआ है। मम्मा मम्मा मुझे माफ कर दे। मम्मा मेरे पापा की मौत मेरी वजह से हुई है। टुन्नू के मरने के बाद रानू चिड़िया अपनी बेटी का दाना भोजन खुद ही लेने जाया करती थी। उसको स्कूल में पढ़ाती, किताबें बैग सब लेकर दिया करती थी और रात में जब ठंड होती तो गुड़िया को अपने पंखों में छुपा लेती। रानू चिड़िया ने गुड़िया का पालन पोषण ऐसे किया था जैसे एक सगी माँ करती है। फिर एक दिन गुड़िया अपनी माँ के पंखों में सोई हुई थी तो वो अपनी माँ से कहती है, मम्मा मम्मा मुझे माफ कर दे, आप मुझसे बहुत प्यार करती हैं। मैं भूल कर आपको नौकरानी बोलती थी, मुझे माफ कर दे मम्मा। गुड़िया तुम तब छोटी थी, अब तुम समझदार हो गई हो, अच्छे बुरे की परख रखती हो, तो फिर अब मैं तुमको क्यों ना माफ करूं, तुम तो मेरी बेटी हो। तभी से गुड़िया अपनी माँ से बहुत प्यार करने लगी थी और अपनी माँ के साथ बहुत अच्छा रवैया रखती थी।